So let's start. Factors affecting rate of chemical reaction. Factors affecting rate of reaction. तो हमारी जो आज की टॉपिक है वो ये है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। उनमें पहला जो फैक्टर है दैट इज व्हाट नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का मतलब क्या है। अब देखिए ये बहुत से इसके मकसद होते हैं। ठीक है, तो हमारे बुक में जो एक ही एरिया फोकस किया हुआ है दैट इज व्हाट कि रेट ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमारे बुक में जो एक सिंगल एग्जांपल है, ठीक है, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का जो इफेक्ट है वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी से क्या किया गया है, कंसर्न किया गया है कि क्या हमने पढ़ा है कि द रिएक्टेंट्स या द सब्सटेंस विथ लो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, फेंट इफेक्ट क्या करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा या देर से रिएक्ट करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो द सब्सटेंस विथ लो एक्टिवेशन एनर्जी reacts faster than substance with high kinetic energy with high activation energy। तो ऐसा सब्सटेंस जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो तेजी से रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू दो सब्सटेंस या दैट सब्सटेंस जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया हुआ है बुक में कि भाई कि CO जो है ऑक्सीजन, ठीक है, ये 2CO2 बना रहा है तो ये स्लो होता है, और जो आपका 2NO है प्लस O2 2NO, ठीक है, ये क्या चीज होता है, ये फास्ट होता है। इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिएक्शन स्लो है, दूसरा फास्ट है, तो रीजन हम वही देंगे कि एक की लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, दूसरे की हाई होगी। तो जो स्लो है उसकी क्या होगी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी, इसलिए ये स्लो है। और जो फास्ट है उसकी क्या होगी, लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अब हाई लो क्यों है इसको भी आप सिंपली देख सकते हो। देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड के बाद एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इसमें 3 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, इसमें 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए, थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा ये रिएक्ट करने के लिए एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, ये बात समझ रहे हो बेटा, ये बात समझ रहे हो। एनी प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जल्दी बताएं जरा, एनी प्रॉब्लम, नो, ओके। नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट ये है कि आपका अगर आपके पास रिएक्टेंट्स जो हैं, अगर गैसेस हैं, अगर लिक्विड्स हैं, अगर सॉलिड्स हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी आप कंपेयर कर सकते हैं कि गैस, अगर आपके पास गैसियस रिएक्टेंट है तो इन तीनों स्टेट्स में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, कौन बताएगा। इन सब में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, इन सब में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। गैसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कुलियन थ्योरी के हिसाब से, रेट ऑफ रिएक्शन
rate of reaction is directly proportional to the number of covalents. नंबर ऑफ कोलियंस, अब बताएं कि कोलियंस किस में ज्यादा होंगे, गैसेस में ज्यादा होंगे, ठीक है। रिएक्शन होता ही तब है अकॉर्डिंग टू कोलियन थ्योरी कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, तो जितना फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे उतना आपकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मेटल है, ठीक है, मेटल्स का जो रेट ऑफ रिएक्शन है या इनकी जो रिएक्टिविटी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, मेटेलिक कैरेक्टर के। मेटेलिक कैरेक्टर इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मेटेलिक कैरेक्टर इज व्हाट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। या हम क्या कहेंगे, या हम क्या कहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये सीक्वेंस समझ रहे हो बेटा, कि जिस मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, दूसरे से, क्योंकि वो जल्दी आयनाइज हो जाएगा। ये ऑर्डर ठीक है बेटा, ये ऑर्डर ठीक है, जल्दी थोड़ा कमेंट करते जाएं, ओके। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ऑर्डर क्या है। तो अगर आप ग्रुप में मूव करते हो, ठीक है, तो भाई मेटेलिक कैरेक्टर जो है, मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, ग्रुप में जो है क्या होती है, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ग्रुप में क्या होगी, इंक्रीज होगी, और पीरियड में क्या होगी, डिक्रीज होगी। पीरियड में क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास भाई लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, तो बताएं मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, सीजियम। मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, सीजियम होगा। मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, सीजियम होगा। मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा बेटा, सीजियम होगा। क्यों होगा, आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा, इज देयर एनी इश्यू इन द वॉइस, नो इश्यू। इस बार देख लो, कोई प्रॉब्लम होगा आपके पास, ठीक है। तो सीजियम जो है, क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, सॉरी बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इंक्रीज होता जाएगा तो रिएक्टिविटी मेटल की बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अगर आप कंपैरिजन करते हैं सोडियम की मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम की आपकी सिलिकॉन से, इन सब में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, अगेन ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सोडियम होगा। तो सोडियम जो है पीरियड के अंदर कौन होगा, फर्स्ट एलिमेंट, यानी अल्कली मेटल अपने पीरियड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सोडियम इज मोस्ट। एंड सिलिकॉन जो मेटलाइड है, या मेटल को छोड़ के, अगर आप मेटलाइड को छोड़ के एल्यूमिनियम इज लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ जनरल ट्रेंड है, इनमें अगर आप पर्सनलाइज हो जाएंगे, कस्टमाइज हो जाएंगे, तो फिर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जो है थोड़ा चेंज होती है, पर जनरल ट्रेंड ये है। जनरल ट्रेंड की हम बात करें कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, रिएक्टिविटी को कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप रिएक्शन किसका देख रहे हैं, रिएक्शन इन एक्वस मीडियम देख रहे हैं, अगर आप रिएक्शन इन एक्वस मीडियम देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, फिर आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो रिएक्टिविटी है, रेट ऑफ रिएक्शन है या रिएक्टिविटी है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसका, ये फॉर मेटल्स। तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, ठीक है। तो नॉन मेटल की किस पे डिपेंड करेगी, कौन बताएगा, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, रिडक्शन पोटेंशियल पे, जितना उसका ज्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो उनके रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। तो यहाँ हमने मेटल की बात की, अगर आपके पास नॉन मेटल होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या होगा,
उसकी रिएक्टिविटी का ट्रेंड, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी का ट्रेंड उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करता है। तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी किस पे? वो डिपेंड करेगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो लेफ्ट टू ग्रुप में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो अगर आप पीरियड में मूव करते हो, ठीक है, तो पीरियड में मूव करते हो तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास पीरियड में जो है लिथियम है, ठीक है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, उसके बाद सॉरी लिथियम के बाद आपके पास क्या है? बेरिलियम है, उसके बाद आपके पास बोरान है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फिर नियान, ठीक है। तो एक चीज आपको देखने में मिलेगी कि मेटल की रिएक्टिविटी वाइल मूविंग फ्रॉम लिथियम टू बोरान डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पर नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है वाइल मूविंग फ्रॉम फ्लोरीन, क्योंकि ये तो नोबल गैस हो गए, ये नॉन रिएक्टिव होंगे, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन लेने का पावर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, ठीक है। तो ये सारी बातें समझ आ गई, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, जस्ट हम उसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू से आए कि बुक में एक ही फैक्टर दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी, वही डोमिनेंट फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि सबकी अगर रिएक्टिविटी किसी की ज्यादा है किसी की कम है ड्यू टू सर्टेन फैक्टर, कोई भी फैक्टर है, तो अल्टीमेटली जो रीजन होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी होता है। अल्टीमेटली घूम फिर के बात किसकी होती है? एक्टिवेशन एनर्जी की होती है। इसकी क्यों ज्यादा है, इसकी क्यों हाई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे, बढ़े, ओके। चलिए नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, नेक्स्ट सॉरी जो फैक्टर है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन क्या रोल होता है, क्या रोल होता है? नंबर 2 कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास ये रिएक्शन है 2A + B और प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यानी dx/dt होगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू के A का पावर 2, A का पावर क्या होना चाहिए? 2 एंड B का पावर क्या होना चाहिए? 1, अकॉर्डिंग टू व्हाट? लॉ ऑफ मास सेक्शन। लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है कि आप एक्सपेरिमेंटल डेटा को भूल जाएं कि एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि नहीं है। आप क्या करें कि सिंपली जो बैलेंस इक्वेशन में कोएफिशिएंट लगाए, उसको आप क्या करें कि उसको आप किसके ऊपर लगा दें? उसको आप रिएक्टेंट के को जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर कोएफिशिएंट को पावर लगा दें। ये चीज हमेशा सही होती है या मोस्टली गलत होती है? ये चीज मोस्टली सही होती है, मोस्टली गलत होती है? क्या होता है? मोस्टली गलत होती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि एक्सपेरिमेंटली जो है क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए कैन बी व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू पावर 1। टू पावर 1 का मतलब क्या होगा कि देयर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, यानी if we double the concentration of A, the rate will be doubled. If we double the concentration of A, the rate will be triple the concentration of A, rate ट्रिपल हो जाए। या क्या हो सकता है कि A पे पावर 0 हो सकता है, यानी
हम कंसंट्रेशन चेंज करते जा रहे हैं, पर कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। या आपका क्या हो सकता है कि पावर 2 हो सकता है, यानी रेट स्क्वायर टाइम इंक्रीज होगा। आप डबल करते हो यानी 2 टाइम बढ़ाते हो, रेट 2 का स्क्वायर टाइम बढ़े यानी 4 टाइम बढ़े, ठीक है। तो उस पे आप पावर क्या लगाओगे, ए लगाओगे। अब रिगार्डलेस दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें रेट इक्वेशन बनाने में हेल्प नहीं करती, एक्सपेरिमेंटल डेटा हेल्प करेगी, ठीक है बेटा। अच्छा, पॉसिबल है कि ये इस तरह से हो जाए, पॉसिबल है कि ये इस तरह से हो जाए। कल ये मैंने आपको बताया था। फिर हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी 4 नहीं होता, तो अगर इसके ऊपर 4 पावर है तो जरूर जो बी है उसका रेट क्या होगा, फिर नेगेटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बी का क्या होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। आपका ए का जो पावर है, रेट जो है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए जो है वो हाफ पे डिपेंड कर सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो -1 -2 हो सकता है। यानी आपने क्या किया, आपने कंसंट्रेशन डबल की, रेट हाफ हो गया। आपने कंसंट्रेशन क्या की, डबल की। रेट को डबल होता तो पावर 1 लगाते, रेट क्या हो गया 1/2 हो गया, यानी हाफ हो गया, इनवर्स इफेक्ट हुआ। तो आप पावर क्या लगाओगे, 1 लगाओगे, ठीक है। तो नॉर्मली व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, rate of reaction generally according to this principle increases by increasing concentration, तो नॉर्मली ये चीज है कि आप किसी भी रिएक्टेंट का रिएक्शन में अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, फिर रेट बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। सिंपल सी बात है कि अगर आप इस रिएक्शन में एक ही कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो एक का रेट बढ़ सकता है। अब देखिए, ये जनरल बात है कि रेट बढ़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन में ऐसा होता है। पर कुछ रिएक्शन में ऐसा भी होता है, कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट कम हो जाता है। कुछ रिएक्शन में ऐसा भी होता है कि रेट जो है, अच्छा कम किस में होगा, काफी ऐसे भी रिएक्शन है जिनका रेट जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। अब ये नई बातें हमने नहीं पढ़ी कहाँ पे, ठीक है, ये हमने नहीं सुनी कभी, पर ऐसा भी होता है कि रेट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है, वैसे जो है रेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, या रेट कम होता जाएगा। तो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है कि ये जो कंसंट्रेशन का इफेक्ट होता है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा से एग्जैक्ट पता चलेगा। नॉर्मली अगर आपको बताना हो ऐसे ही, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन द रेट विल बी इंक्रीज, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल सब्सटेंस। तो इस सब्सटेंस के लिए ये चीज सही है, बिल्कुल नहीं है। इस सब्सटेंस के लिए सही है, बिल्कुल है, पर इफेक्ट वो नहीं हुआ जो हम समझ रहे हैं। गुलबर्ग एंड वेग कहता है कि इक्वल इफेक्ट होगा, यानी इफ यू डबल द कंसंट्रेशन रेट भी डबल हो जाएगा। इफ यू डबल द कंसंट्रेशन यानी इधर कोएफिशिएंट 2 है तो रेट 4 टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो सिर्फ थ्योरेटिकल बात कर रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नो, ओके। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड फैक्टर की, टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर according to rule of thumb, अंगूठे के रूल के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स और डबल्ड और ट्रिपल्ड if 10 Kelvin or 10 degree centigrade temperature of reactant is raised or increased, reactant is increased। सिंपल सी बात है कि हम किसी भी रिएक्टेंट का या रिएक्शन में, मान लें कि ए आपका जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने टेम्परेचर क्या किया कि 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड किया, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया, तो जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन ROR था, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका या तो 2 ROR हो जाएगा और ये 3 ROR हो जाएगा। रेट जो है वो क्या हो जाएगा, या डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। क्यों होगा, असल बात यह है कि क्यों होगा ऐसा।
सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पे आखिर इतना रेट क्यों जाएगा, क्यों बढ़ेगा? इस बात को समझने के लिए आए ग्राफ का सहारा लेते हैं। देखें, ये ग्राफ है, ठीक है। इसमें ये एक टेम्परेचर है, साइड बाय साइड एक और ग्राफ भी हम देखते हैं कि भैया ये एवरेज एनर्जी है और ये आपकी प्रोडक्ट है, ये ए है और ये बी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये एवरेज एनर्जी है, ये एवरेज से ऊपर मॉलिक्यूल, एवरेज से नीचे मॉलिक्यूल। अब एवरेज से मैंने आपको कल बताया कि ऑन द रफ एस्टीमेट मान लें कि 80% एवरेज मॉलिक्यूल है, 10% जो है वो अबो एवरेज है, ठीक है, और 10% जो है वो बिलो एवरेज है। तो 10% का मान लें कि जस्ट 4% मॉलिक्यूल है, 4% ऐसे मॉलिक्यूल हैं। कैसे मॉलिक्यूल हैं 4%? कौन से? 4% ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, जस्ट यानी 10% की एवरेज से ज्यादा है। उस 10% में 4% ऐसे हैं जिनकी जो एनर्जी है, जिनकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है या जिनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है या उससे ऊपर है। यानी 4% मॉलिक्यूल जो हैं वो इस रीजन में आ रहे हैं। तो ये 4% वो मॉलिक्यूल हैं जिनके कूलियंस इफेक्टिव हैं। कहां पे? T1 पे। T1 क्या लिखा हमने? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा बात को समझिएगा। तो जब टेम्परेचर T1 था 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 4% मॉलिक्यूल ऐसे थे जो जिनकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर थी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के या उनसे ज्यादा थी। ये बात समझ रहे हैं? ये बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? ओके। अब हमने क्या किया? हमने T2 बढ़ा लिया। हमने क्या किया? हमने जो है T2 को बढ़ा लिया। T2 हमने कितना कर लिया? हमने कर लिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या हुआ कि भाई नंबर ऑफ कोलियंस इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ कोलियंस इंक्रीज हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सॉरी एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो बढ़ गई या एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी जो है, तो अगर 50 पे ये थी, अगर 50 पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे एवरेज ये थी, तो मान लें कि 60 पे ये हो गई, 60 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज कितनी हो गई? ये हो गई। तो कुछ ज्यादा मॉलिक्यूल क्या कर गए कि उनकी एनर्जी थोड़ी ऊपर बढ़ गई। तो अगर पहले 4% थे, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे क्या हुआ कि मान लें कि 4% और बढ़ गए। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे टोटल मॉलिक्यूल जो इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे या जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है, तो मान लें कि वो 8% हो गए। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा नहीं कि सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी डबल हो गई, नहीं। वो मॉलिक्यूल जिनके इफेक्टिव कूलियन हो रहे थे वो बहुत थोड़े थे। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे वो जो थोड़े मॉलिक्यूल हैं, वो थोड़ों की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अब ये बात आपको एग्जैक्टली समझ आई कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये उन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, ये उन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है जो क्या कर रहे थे, जो आपके इफेक्टिव कोलाइड कर रहे थे, इफेक्टिवली कोलियन हो रही थी जिनकी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो आप देखें कि जब आपका टेम्परेचर यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि एवरेज बढ़ गई। एवरेज बढ़ गई तो थ्रेशोल्ड और एवरेज का डिफरेंस क्या हो गया? कम हो गया। उस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। आपका रिएक्शन क्या होगा? तेज होगा, डबल हो जाएगा। ये बात समझ आ गई बेटा आपको? ये बात समझ आ गई? Have you got the point? ओके, चले। उसके बाद एक और इफेक्ट लिखा हुआ है बुक में टेम्परेचर का कि आप रेट ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड को देख ले। अब जो हमने खाना बनाया हुआ है, ठीक है, वो किस रफ्तार से खराब होगा वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारा जो फूड है,
ठीक है। अगर हम फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है, हम फूड को स्टोर करते हैं कहाँ पे? अगर हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं नीचे वाले खाने पे, तो नीचे बड़ा खाना आता है, ऊपर बर्फ वाला नीचे, उसका टेम्परेचर जो है 5 डिग्री होता है एवरेज, ठीक है। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम खाना स्टोर करते हैं, ठीक है, तो आप इसको सेविरल डेज जो है यूज कर सकते हैं। अब सेविरल में इतना नहीं कि 2-4 महीने, 2-4-5-6 दिन तक आप यूज कर सकते हैं। 2-4-5-6 दिन में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुगंध इस तरह से होगा, ठीक है। तो 2-4-5-6 दिन तक आप इस खाने को इस्तेमाल कर सकते हो, अगर शर्त ये है कि आपके पास बिजली नहीं जाती। अगर बिजली जाएगी तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आप समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो? आप समझ सकते हो कि रेट ऑफ स्पॉइलेज जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए, जो ये खाना खराब होता है, ठीक है, इसमें 2 एबिलिटीज होती हैं, ठीक है। इस एक प्रॉपर्टी को रेसिडिफिकेशन कहते हैं। बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं। बैक्टीरियाज क्या करेंगे कि खाने को हाइड्रोलाइज करेंगे, तो उसमें क्या बनेगा, फैटी एसिड बनेगा, क्योंकि खाने में जरूर ऑयल यूज किया होगा हमने। ऑयल किसका बना होता है? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल का। तो ये जो आपका जो ऑयल है वो हाइड्रोलाइज होके आपको क्या देगा? फैटी एसिड देगा। उससे खाना जो है खट्टा हो जाएगा। और जो गर्म हवा होती है, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो फैटी एसिड है, ठीक है, वो ऑयल यूज किया है तो अनसेचुरेटेड होते हैं, अगर घी यूज किया है फिर भी अनसेचुरेटेड होते हैं, पर मिकदार उनकी थोड़ी होती है। ऑयल और घी का एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि ऑयल में अनसेचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होते हैं, फैट में या घी में जो है वो सेचुरेटेड ग्लिसराइड ज्यादा होते हैं, पर होते मिक्सचर में, यानी सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो जहां पे डबल बॉन्ड होगा फैटी एसिड की चेन में, वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अल्डिहाइड की बदबू होती है, खराब बू होती है, उससे खाने में क्या होगा? बदबू हो जाएगी। यानी बैक्टीरिया के इन्फ्लुएंस में, वार्म एयर की इन्फ्लुएंस से, हाइड्रोलाइसिस के इन्फ्लुएंस से क्या हुआ कि पहले खाने पे जो डबल बॉन्ड था, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड बना, उससे उसमें बदबू हो गई। फिर जायका खराब क्यों हुआ? जायका खट्टा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें मौजूद जो ऑयल था वो वार्म मॉइस्चर से, पानी में मौजूद जो है गर्म हवा से, या जब खाना बाहर होगा तो गर्म होगा, ठीक है, तो खाने के अंदर पानी तो होता है, तो वो फिर आपका जो ऑयल है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। जब ऑयल हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? फैटी एसिड। और क्या मिलेगा? फैटी एसिड मिलेगा। फैटी एसिड से खाना खट्टा हो जाएगा, अल्डिहाइड खाने में बदबू कर। तो अगर आप खाने को खराब होने की रफ्तार को कम करना चाहते हैं तो आप रेफ्रिजरेटर में रख लें। अगर आप 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते हैं, नॉर्मली इस वक्त हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है वो अराउंड 35 होता है, 35 टू वेरी करता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो खाना जो है तकरीबन एक दिन में अगर आप बाहर रखें तो खराब हो जाएगा, पर एक दिन भी बड़ा है, ठीक है, पर एक दिन चल जाएगा, ठीक है। तो आप टेम्परेचर कितनी मरतबा कम हो रहा है? टेम्परेचर जो है आपका, अगर मान लें 40 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम लें, तो 7 टाइम्स टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। तो 10-10 डिग्री सेंटीग्रेड कम करें तो रेट क्या होता जाएगा? हाफ। यानी दिन जो है आपका, एक दिन 2 दिन में, 2 दिन 3 दिन में, 3 दिन 4 दिन में, इस तरह से आप इसको 4-5 दिन तक यूज कर सकते हो इस खाने को, ठीक है, अगर आप फ्रिज में रखते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया कि ऊपर वाले खाने में रख दिया भाई, रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाले खाने में आपने -2 से लेके -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर लिया। भाई कह रहा है कि आप सेविरल मंथ्स, यानी 2-3 मंथ तक आप इस खाने को, सॉरी सेविरल वीक्स, 2-3 हफ्तों तक आप इस खाने को खा सकते हो, क्योंकि हमने टेम्परेचर अगेन हाफ कर लिया है। तो अगर ये खाना 4-5 दिन चल रहा था, तो 4-5 दिन का अगर रेट हाफ भी हो जाए तो 4-5 दिन 10 दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपका 1.5 वीक ये खाना चल जाएगा। एक दो 3 हफ्ते तक आप खाना बचा सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया कि भाई आपने फैटी वाली फ्रिज ली, ठीक है, वो जो डीप फ्रीजर होता है। तो अगर आप डीप फ्रीजर में, बिल्कुल जो कूल होता है जिसमें आइसक्रीम स्टोर होती है, ठीक है, उसमें अगर खाना रखते हैं तो वहां पे टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी आपने फिर 5 से लेके 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले गए, यानी आपने डबल से भी जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी आप, बुक ये कहता है कि आप सेविरल मंथ्स ये खाना खा सकते हो। तो आप घोटकी में, कश्मीर में बैठ के क्या ये खाना महीनों खा सकते हो? क्या आपके पास बिजली नहीं जाएगी? क्या आपके पास बिजली नहीं जाएगी?
खा सकते हो, जाएगी तो खा सकते हो, खा लेना कोई बात नहीं, उसके बाद गाड़ी में चले जाना टूणू टूणू वाली। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये देखिए रेट जो है स्पॉइलेज ऑफ फूड, रेट ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड टेम्परेचर कम होने से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो खाना जो है ज्यादा टेम्परेचर पे जल्दी खराब हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करें तो उसके स्पॉइलेज का रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है बेटा? हाँ खदीजा, आप बच जाओ तो कर देना पार्सल, कोई बात नहीं, खा लेंगे, देख के फेंक देंगे। आप बताओगे ना कि मैं इस खाने की वजह से मैं हॉस्पिटल गई थी, तो हम फेंक देंगे। इज इट क्लियर? तो यहां तक क्लियर है बेटा, कोई इशू तो नहीं, यहां तक कोई इशू तो नहीं? ओके, तो उसके बाद बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन कह लें और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कह लें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कह लें। अब अगर आपने थोड़ा ज्यादा पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन डार्क में नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होता। पर अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन पे मोबाइल लाइट जला दें फिर भी पता नहीं रिएक्शन हो कि ना हो, क्योंकि मोबाइल लाइट में सनलाइट जितनी एनर्जी हो कि नहीं होती है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, सनलाइट दोगे, एच न्यू लिखा होता है, ठीक है, तो सनलाइट अगर आप दोगे तो सनलाइट की मौजूदगी में HCl बन जाएगा, पर अंधेरे में नहीं बन रहा था। रोशनी में भी कहाँ बनेगा, सनलाइट की मौजूदगी, ठीक है, सनलाइट। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जो है ये भी अंधेरे में नहीं होता, नो रिएक्शन। पर अगर आप सनलाइट दोगे, सनलाइट दोगे तो आपको क्लोरोमीथेन और दूसरे डेरिवेटिव्स मिलते रहेंगे। तो ऐसे रिएक्शंस जो अंधेरे में ना हो, ऐसे रिएक्शंस जो अंधेरे में ना हो, उनको करने के लिए हमें लाइट एनर्जी चाहिए। इन रिएक्शंस को कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। द reactions which do not occur in dark, which do not occur in dark, ऐसे रिएक्शन जो अंधेरे में नहीं होते, उनको करने के लिए हमें रोशनी की जरूरत पड़े, ठीक है। इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इन डार्क they need light energy to initiate. Such reactions are called photochemical reactions are called, इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, इन रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस जो लाइट की मदद से हो, अंधेरे में ना हो, लाइट पास करें, सनलाइट पास करें तभी हो, इन रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इसमें आपका फोटोसिंथेसिस बायो में एग्जांपल आ गया, बायोकेमिस्ट्री में आ गया। अब ये सिंपल से एग्जांपल्स हैं, तो आप हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस से अगर HCl लेना चाहते हो तो अंधेरे में ये रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता वो भी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, photochemical reactions are zero order reactions, कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों होते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अंधेरे में आप जितनी मर्जी आए कंसंट्रेशन बढ़ा दें, अंधेरे में आप जितनी आए कंसंट्रेशन मर्जी आए इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें, हमने इसकी कंसंट्रेशन डबल की, हमने इसकी कंसंट्रेशन ट्रिपल की, पर नो रिएक्शन, ठीक है। तो इनका जो रेट है, इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, कि हम सनलाइट कितनी प्रोवाइड करें, जितनी ज्यादा सनलाइट देंगे उतना रिएक्शन क्या होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा। तो अगर सनलाइट नहीं होगी
और इसकी जितनी मर्जी है कंसंट्रेशन देते रहे, रिएक्शन नहीं होगा। इवन दो अगर आपके पास सनलाइट कम है और इनकी कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाते हो, फिर भी रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे पता है इसकी रेट इक्वेशन क्या होगी, dx/dt इक्वल्स टू k, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, क्या होना चाहिए पावर 0 होगा, क्योंकि रेट जो है, आपका रेट ऑफ these reactions is independent of concentration, independent on concentration पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनका रेट अंधेरे में जितना मर्जी आए आप कंसंट्रेशन बढ़ा लें, रिएक्शन शुरू ही नहीं होगा। रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। और अच्छा, ये रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में क्यों होते हैं भला, क्योंकि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। उसमें इतनी एनर्जी मौजूद होती है क्योंकि वो रेडिएंट एनर्जी मौजूद है उसमें। लाइट एनर्जी में क्या मौजूद है, सनलाइट में क्या है, रेडिएंट एनर्जी है। वी नो दैट सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेरिएबल जो है एनर्जीज, वेरियस एनर्जीज के फोटॉन सनलाइट में मौजूद होते हैं। अब क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अब इनमें बॉन्ड कौन सा टूटेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा या क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा। सनलाइट किस बॉन्ड को तोड़ के देगी, क्लोरीन बॉन्ड जो है वीक होता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन बॉन्ड की जो एनर्जी है, यानी आपके पास क्लोरीन बॉन्ड है, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे ही आप सनलाइट लगाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा तो हमें मिलेंगे 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। क्या मिलेंगे, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये क्या करेंगे, जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया तो वो हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। पर अच्छा, ये बॉन्ड क्यों टूट रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है 242 किलो जूल पर मोल है, कम है, ठीक है। इसकी एनर्जी जो है 436 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो सनलाइट से ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो सनलाइट में क्या मौजूद है, सनलाइट में ऐसी क्या चीज है, रेडिएंट एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। और ये एनर्जी काफी है इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और इसके इनइफेक्टिव कूलियंस को इफेक्टिव बनाने के लिए इतनी एनर्जी काफी है। यानी इनको थोड़ा एनर्जी इनपुट चाहिए, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी है जो कि सनलाइट में मौजूद है। तो जैसे ही एनर्जी मिलेगी, रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम बेटा, एनी प्रॉब्लम? नहीं, मेक नहीं करेगा, क्योंकि जितनी आपकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी लाइट की, उतने क्लोरीन बॉन्ड ज्यादा टूटेंगे। तो रेट जो है क्लोरीन फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल कौन बना के दे रहा है, वो तो सनलाइट बना के दे रही है। तो जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे, जितने फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे उतने हाइड्रोजन आपके HCl ज्यादा बनेंगे। ये बात समझ गए बेटा, हैव यू गॉट द पॉइंट मैक्स? ओके ओके, ठीक है बेटा। चलें इसको हम सेव करते हैं, 10 पेज पूरे हो गए। इसको सेव करके हम बढ़ते हैं, कहाँ पे बढ़ते हैं। कौन सा फैक्टर रह गया, 2 फैक्टर रह गए। वन इज व्हाट, सरफेस एरिया, एंड अदर इज व्हाट, कैटलिस्ट। सरफेस एरिया और कैटलिस्ट, ये 2 फैक्टर हैं, इनको कर लेते हैं। चलिए भैया, इफेक्ट नंबर 5 है इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया।
इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। अगर हमारे पास हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, इन हेट्रोजीनियस रिएक्शंस, अगर हमारे पास हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, मतलब क्या हुआ हेट्रोजीनियस रिएक्शन का, कि भाई ए आपका लिक्विड है, बी आपकी गैस है, ठीक है, सी आपकी प्रोडक्ट है। तो ए आपका सॉलिड है, बी आपका लिक्विड है, ठीक है, सी आपकी प्रोडक्ट है। ए आपका सॉलिड है, बी आपकी गैस है, ठीक है, इनके दरमियान जो रिएक्शन होगा सी प्रोडक्ट पर। तो ये सारे रिएक्शन कौन से हो गए? हेट्रोजीनियस से। ये सारे रिएक्शन कौन से हो गए? हेट्रोजीनियस। यानी व्हाट इज हेट्रोजीनियस रिएक्शन? A reaction in which reactants have different physical state, यानी अगर रिएक्टेंट जो है अपनी फिजिकल स्टेट में वेरी करते हैं, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हेट्रोजीनियस रिएक्शन कहेंगे। अब जो रेट ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन is directly proportional to the surface area, यानी जो हेट्रोजीनियस रिएक्शन होगा जिसमें एक रिएक्टेंट लिक्विड हो या सॉलिड हो, तो जितना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा, ठीक है। लिक्विड में फिजिकल प्रॉपर्टी में काम आता है कि आप देखें एवापोरेशन आपकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एवापोरेशन में सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है कि एवापोरेशन ज्यादा होती है, क्योंकि उसको सरफेस पे होना होता है। एवापोरेशन में क्या होता है कि आपके लिक्विड के जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो एवापोरेट होते हैं, वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो वो कहाँ पे होती है? वो आपकी सरफेस पे होती है। कहाँ पे होती है? सरफेस पे, ठीक है। तो सरफेस मॉलिक्यूल क्या करते हैं? स्किप करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो एवापोरेशन है, ठीक है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ लिक्विड की बात करें तो ये एक फिजिकल है, केमिकल प्रोसेस नहीं है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और रेट ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट, अगर हमारे पास सॉलिड रिएक्टेंट है, ठीक है, सॉलिड रिएक्टेंट है, उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा सरफेस एरिया। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि रेट सरफेस एरिया पे क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आए तो देखिए, हमारे पास एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, उसको हम HCl एक्वस यानी पानी में डिजोल्व है, लिक्विड है, इससे रिएक्ट कराते हैं। हमें मिलेगा क्या? कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये गैस हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैस और ये एक्वस पानी। पहले ये बताएं कि रिएक्शन एक्वस है कि हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है? रिएक्शन क्या दिखाई दे रहा है आपको, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं करते, वो प्रॉब्लम जो जब भी कोई आता है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो उसमें वैल्यू दिए होते हैं। कभी कभी आपको भुलाने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की जगह पे क्या दिया होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कभी कभी आपको भुलाने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की जगह पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता है, तो आपने साइन चेंज करनी होती है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिड्यूस कौन होगा। जो ऑक्सीडाइज होगा उसका आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे, जो रिड्यूस होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। बस ये थोड़ा ख्याल करना, ठीक है। तो ये एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन में क्या होगा कि अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का लार्ज पीस है, से कैल्शियम कार्बोनेट जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टाइटली बाउंड है, ठीक है, और वो आपस में क्या है? टाइटली बाउंड। तो कैल्शियम कार्बोनेट कुछ इस हालत में पड़ा हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट इस हालत में पड़ा हुआ है। अब इससे रिएक्ट कौन करेगा? इससे, अब देखिए, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाला, इसका कितना सरफेस ओपन है? सिर्फ इसकी जो है ये टॉप पे, यानी इसका जो इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसका 75% एरिया जो है वो हिडन है, या हम
अदर वर्ड में क्या कहें कि जो है 75% इसका जो सरफेस है वो ब्लॉक है। कहां से ब्लॉक है? एक तो साइड वाले मॉलिक्यूल से 50%, 25% नीचे वाले मॉलिक्यूल से। सिर्फ ओपन 25% ओपन है, 25% ओपन है। ठीक है, तो जब आप ये जो HCl है इससे रिएक्ट कराओगे, ठीक है, ये HCl है आपका ग्रीन और ब्लू वाला आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए थारोली मिक्सिंग के लिए जरूरी है कि इफेक्टिव कूलियन हो, और हमने पढ़ा था कि इफेक्टिव कूलियन क्या होगा, जब मॉलिक्यूल बिल्कुल, अगर ये रिएक्टेंट है और ये दूसरा रिएक्टेंट है, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जस्ट थोड़ा सा पोर्शन है, ये जो ओपन एरिया है, इससे आपका HCl क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो कोलियंस इफेक्टिव होने के ज्यादा चांसेस हैं या इनइफेक्टिव होने के? तो इस केस में क्या होगा, इफेक्टिव होने के ज्यादा चांसेस हैं या दूसरी बात देखें कि ये जो मॉलिक्यूल है, इंटीरियर मॉलिक्यूल, ये वाले, ये तो बिल्कुल अनएक्सपोज हैं। तो ये आपका ये जो है ये कौन सा आपका HCl जो है ये वाला, ये तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अंदर वाले मॉलिक्यूल को तो सरफेस मॉलिक्यूल ने कवर किया हुआ है, और सरफेस वाले मॉलिक्यूल का बहुत ही थोड़ा पोर्शन है जो कि एक्सपोज होगा किसको, HCl को। हमने क्या किया, हमने इसको जो है हथौड़ा लिया, इनको कूट कूट के छोटा सा पाउडर बना दिया। अब हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, उसका कुछ इस तरह से पाउडर बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से कुछ पाउडर बना हुआ है। अब आप क्या करते हो कि आपने इसमें HCl ऐड किया। अब थोड़ा ऊपर वाला भी देखें और नीचे वाला भी देखें। तो जब हम पाउडर्ड जो है कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, पाउडर्ड, तो बताएं कि ज्यादा सरफेस कहां पे ओपन है? यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, यानी यहाँ पे सरफेस कम ओपन है, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल सरफेस एरिया, लो रिएक्टिविटी। तो लार्ज सरफेस एरिया हमने बढ़ाया पाउडर करके, कूट के, ठीक है, तो लार्ज सरफेस एरिया तो क्या होगा, मोर रिएक्टिविटी, फास्ट रिएक्शन होगा। तो जो हेट्रोजीनियस रिएक्शंस होते हैं और उनमें जो सॉलिड रिएक्टेंट होता है वो पाउडर्ड फॉर्म में ज्यादा रिएक्टिव होगा। यानी मतलब क्या है कि क्रश्ड, 3 वर्ड यूज होते हैं, क्रश्ड, पाउडर्ड, ये तो अंग्रेजी के लफ्ज हो गए, ठीक है, पाउडर्ड। केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज होता है फाइनली डिवाइडेड। फाइनली डिवाइडेड का मतलब यही है, पाउडर्ड और क्रश्ड। आपने इसको हथौड़े मार मार के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया। ये जो फाइनली डिवाइडेड अच्छे से पाउडर बना हुआ है, ये जो है इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है बेटा? तो इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया क्लियर है? इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया क्लियर है बेटा? ओके, कोई इशू तो नहीं? बिल्कुल क्लियर। तो आखिरी फैक्टर पे आते हैं, दैट इज व्हाट, कैटलिस्ट। दैट इज व्हाट, कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की इफेक्ट की बात करते हैं। पहली बात, सर कैटलिस्ट was first introduced by Berzelius। ये वो सब भाई था बेrzelius जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज की थी, जिसने सबसे पहले एटॉमिक वेट कैलकुलेट किए थे। इसने पहले ये कैटलिस्ट टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि नॉर्मली स्लो होते हैं, स्लो होते हैं, पर उनमें अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस डाला जाए जिसको हम कैटलिस्ट का नाम दे रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो कैटलिस्ट हम सिर्फ रिएक्शन स्पीड बढ़ाने वाले को नहीं कहते, कम करने वाले को भी कहते हैं। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन ये होगी कि अ सब्सटेंस विच अल्टर्स, जो चेंज करे, अब बढ़ा भी सकता है कम भी कर सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अ सब्सटेंस which alters
which alters the rate of reaction। तो ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करे, चेंज करे, मॉडिफाई करे, ठीक है, जो क्या करे, चेंज करे, और हम अदर वर्ड में कहें तो मॉडिफाई करे। अब चेंज अल्टर का मतलब क्या हुआ, दो बातें हो गई, या इंक्रीज करे, या क्या करे, डिक्रीज करे। तो या इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो इस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which either increase or decrease the rate of reaction, ठीक है, either increase or decrease the rate of reaction without being consumed in the reaction। अब देखिए कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में यूज जरूर होता है, ठीक है, लोअर क्लासेस तक हम पढ़ते हैं कि इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन बट इट डज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट इन द एंड हमें कैटलिस्ट की उतनी ही अमाउंट मिलेगी जितनी कि हमने क्या की थी, यूज की थी। तो इट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट इन द एंड वी गेट एग्जैक्ट सेम अमाउंट दैट वाज यूज्ड बिफोर द रिएक्शन और ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जितनी हमने अमाउंट यूज की थी उतनी एग्जैक्टली अमाउंट हमें वापस मिलेगी। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है कि इट्स अमाउंट क्या होगा, रिमेन सेम। इट्स अमाउंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। इट कैन पार्टिसिपेट in any elementary reaction, elementary step। तो ये किसी भी एलिमेंट्री स्टेप में मे भी पार्टिसिपेट करे, मे भी ना करे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, इट मे हैव फिजिकल चेंज at the end of reaction, at the end of reaction के रिएक्शन के आखिर में इसमें फिजिकल चेंज आ सकती है, सच एज शेप में चेंज आ सकता है, सच एज डेंसिटी में चेंज, यानी कलर में चेंज आ सकती है, यानी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज की बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन चेंज हो सकती है, क्योंकि ये रिएक्शन में यूटिलाइज हुआ था। यूटिलाइज होने के बाद जब दोबारा प्रोड्यूस होगा तो पॉसिबल है कि उस फॉर्म में ग्रो ना कर सके, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो बिफोर एंड आफ्टर टेम्परेचर कंडीशन क्या होंगी, चेंज होंगी। तो इसमें फिजिकल चेंज आ सकती है, पर केमिकली वही होगा, ठीक है। तो इट मे अंडरगो फिजिकल चेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन, कि जब हमें रिएक्शन के बाद ये मिलेगा तो ये क्या होगा कि ये जो है आपका, ये क्या होगा, ये आपको इसमें फिजिकल चेंज ऑब्जर्व हो सकती है, फिजिकल चेंज इसमें हो सकती है। इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक में कोई प्रॉब्लम बेटा कि पहली बात कि इसकी अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी बिफोर एंड आफ्टर। दूसरी बात कि ये पार्टिसिपेट किसी भी एलिमेंट्री स्टेप में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तीसरी बात कि इट मे अंडरगो फिजिकल चेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। अब क्या चीज है, अब दूसरी चीज ये है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट is enough for a chemical reaction, अब देखिए इस चीज का मतलब क्या है, अगर आप एंजाइम्स पढ़ते हो, ठीक है, तो रेट ऑफ जो एंजाइम होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, तो बायोमॉलिक्यूल का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सबस्ट्रेट के। और एंजाइम जो है उसके ऊपर उसका 50% इफेक्ट होता है, इसका पावर 1 है। तो अगर आपके पास बायोमॉलिक्यूल है तो रेट दोनों पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट की मॉलिक्यूल पे भी करता है और एंजाइम पे भी करता है, क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है।
तो अगर आपके पास जितनी एंजाइम ज्यादा होगी तो उतना एक्टिव साइट ज्यादा होगी जहां पे आपका सबस्ट्रेट आके बाउंड होगा, ठीक है। तो एक सेचुरेशन पॉइंट आती है कि अगर आपके पास 100 सबस्ट्रेट हैं और 150 एंजाइम्स हैं, 50 एंजाइम्स हैं, 100 सबस्ट्रेट हैं, तो बताएं EZ कितने बनेंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 50 बन सकते हैं, ठीक है, 50 बन सकते हैं। तो इस 50 में क्या होगा कि अगर 10 ने प्रोडक्ट बना ली तो अब 10 जो मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्टेंट पे हो गए, क्योंकि 50 तो इंगेज हो गए, 50 रिएक्टेंट यहाँ पे -50 ये आपके EZ कॉम्प्लेक्स में चले गए, तो 50 जो है अभी मौजूद हैं, 50 मौजूद हैं, ठीक है। मान लें कि कुछ टाइम के बाद 10 एंजाइम सबस्ट्रेट ने क्या बना लिया? प्रोडक्ट बना ली, ठीक है। तो 10 एंजाइम जैसे ही वेकेंट होंगी तो 10 दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रेट है बायोकेमिकल रिएक्शन में, वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ साथ एंजाइम की कंसंट्रेशन पे हाफ डिपेंड करता है। यानी 50% रेट जो है वो एंजाइम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, 100% रेट जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। तो अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन डबल करते हो, तो रेट 50% बढ़ेगा। यानी अगर आप 4 टाइम कंसंट्रेशन इंप्रूव, एंजाइम की कंसंट्रेशन 4 टाइम बढ़ाते हो तो रेट डबल होगा, और अगर सबस्ट्रेट की 4 टाइम बढ़ाते हो तो रेट 4 टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी मान लें कि आपने व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इफ एंजाइम जो है E से और E हुआ और सबस्ट्रेट जो है सबस्ट्रेट से 8S हुआ। बताएं टोटल रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? ROR जो होगा, न्यू ROR क्या होगा? A, B, C एंड D कितना होगा? कौन बताएगा? पहले आप कमेंट करो। तो हाफ इफेक्ट इसका हुआ और इक्वल इफेक्ट इसका हुआ, तो 16 टाइम 8, 16 दिस द करेक्ट आंसर। 24 लिख लें, 32 लिख लें, कुछ भी लिख लें, ठीक है। तो इसका 50 टाइम इफेक्ट होगा, तो आपने 4 टाइम बढ़ाई तो रेट डबल होगा, डबल, तो 2 × 8 क्या होगा? 16, ठीक है बेटा, समझ गए बात। अब ये बात हो गई बायोकेमिकल रिएक्शन की, ठीक है। अब नॉर्मल जो कैटलिस्ट होता है उस कह रहा है कि उसकी स्मॉल अमाउंट इनफ होती है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन में मोर देन 99% रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता। हाँ, कुछ रिएक्शंस हैं वो हमारी लेवल तक नहीं है, उसको हम रहने देते हैं। ऐसे रिएक्शंस हैं एंजाइम की तरह जिनका नॉर्मल नॉन बायोकेमिकल जो कैटलिस्ट है आपका, उसकी कंसंट्रेशन पे भी रेट डिपेंड करता है, पर वो इग्नोर करते हैं उनको, ठीक है। अब थोड़ी अमाउंट चाहिए कैटलिस्ट की, किसके लिए? केमिकल रिएक्शन पे। तो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमें थोड़ी सी अमाउंट चाहिए, किसकी? कैटलिस्ट की चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और खासियत, a catalyst is specific in its action, बिल्कुल एंजाइम की तरह in its action। कि एक अगर मॉलिक्यूल के लिए जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वही हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इथीन है, ठीक है, इसकी हाइड्रोजनेशन करते हो तो आप 3 कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। क्या? पैलेडियम, प्लैटिनियम और निकल यूज कर सकते हो, ठीक है। हीट देके आप ये चीज बना सकते हो, ठीक है। अटेंड करके रख। तो आप इसकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या कर सकते हो कि ये कैटलिस्ट, इनमें से कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, इनमें से कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आपने क्या बनाना है यहाँ पे, अगर आप जो है अमोनिया बना रहे हो, ठीक है, अगर आप N2 + 3H2 ये बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लैटिनियम एंड पैलेडियम ये तो यूज नहीं कर सकते, सॉरी निकल और पैलेडियम आप यूज नहीं कर सकते, आप प्लैटिनियम में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो कैटलिस्ट होते हैं बिल्कुल एंजाइम की तरह स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं कि हर कैटलिस्ट हर रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता, हर कैटलिस्ट हर रिएक्टेंट को कैटलाइज नहीं कर सकता। कुछ पर्टिकुलर जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है। ये बात समझ रहे हैं कि एंजाइम की तरह कैटलिस्ट भी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन होते हैं, इनका भी जो एक्शन है वो पर्टिकुलर किसी न किसी जो है सबस्ट्रेट पे या किसी न किसी जो है
आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे काम करता है। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? ओके। अब आखिरी बात और काम की बात, अ कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन which is thermodynamically not possible। देखिए दो चीजें हैं, एक होती है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को काइनेटिक्स कवर करता है, तो कैटलिस्ट काइनेटिक्स पे तो काम करेगा, यानी अगर रिएक्शन हो रहा है थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है, पॉसिबल है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में विदाउट कैटलिस्ट कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उस रिएक्शन की स्पीड को, काइनेटिक्स को इंप्रूव करने में कैटलिस्ट हेल्प करता है। पर अगर एक रिएक्शन है जो हो ही नहीं रहा, यानी नॉर्मली नहीं हो रहा, ठीक है, तो कैटलिस्ट उस रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। कैटलिस्ट रिएक्शन की काइनेटिक्स को मॉडिफाई कर सकता है। कैटलिस्ट जो है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसा रिएक्शन जो थर्मोडायनामिकली पॉसिबल नहीं है, तो कैटलिस्ट उस रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। हाँ, अगर रिएक्शन खुद स्पॉन्टेनियस से हो रहा है या नॉन स्पॉन्टेनियस से हमने एनर्जी दी हो रहा है, होने के बाद अगर आप कैटलिस्ट यूज करोगे तो वो क्या करेगा, उसकी काइनेटिक्स को चेंज करेगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा, उसके रेट को चेंज कर सकता है, काइनेटिक्स को कंट्रोल कर सकता है, पर रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनिटी है या नॉन स्पॉन्टेनिटी है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ रही है बेटा? कोई बताएगा जिसको समझ आई हो? है कोई? आ गई? सबको समझ आ गई? ठीक है, चले उसके बाद क्या चीज है, ठीक है, अब क्या चीज है कि भाई a substance which increase catalytical power of a catalyst is called a promoter, भाई प्रोमोटर क्या है कि प्रोमोटर इज नॉट अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट नहीं है, इट इज नॉट अ कैटलिस्ट। यानी मान लें कि आप एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम काम नहीं कर रही, तो एंजाइम में हम क्या लगाते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए, या कोएंजाइम लगाएंगे या कोफैक्टर लगाते हैं ताकि एंजाइम अच्छा काम करे। तो कैटलिस्ट भी अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसकी कैटालिटिकल पावर को, उसकी कैटालिटिकल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक सब्सटेंस यूज करते हैं जिसको हम यहाँ पे प्रोमोटर कहेंगे। इसी को आप बायोकेमिस्ट्री में क्या कहते हो? आप कोफैक्टर कहते हो। इसी को आप बायोकेमिस्ट्री में क्या कहते हो? कोफैक्टर। तो ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोमोटर कहते हैं। तो प्रोमोटर खुद से कैटलिस्ट नहीं होता। अगर आप ये कहें कि भाई हम जो है ए जो है वो जेड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इफ सी इज द कैटलिस्ट, ठीक है, एंड पी इज द प्रोमोटर, तो आप कहते हैं कि हम रिएक्शन को खाली क्या कर लें कि खाली प्रोमोटर यूज कर लें, ठीक है, तो क्या जेड बनेगा? नहीं बनेगा। या जेड पे कोई इफेक्ट होगा? इसके रेट पे होगा, तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन पे नो इफेक्ट विथ अलोन प्रोमोटर, कि खाली प्रोमोटर से कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रोमोटर का काम रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाना नहीं है। प्रोमोटर का काम रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाना नहीं, प्रोमोटर का काम है कैटलिस्ट के पावर को बढ़ाना। तो प्रोमोटर इज अ कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट। तो ये प्रोमोटर क्या करता है कि कैटलिस्ट की रफ्तार को, एफिशिएंसी को बढ़ाता है, कैटलिस्ट की रफ्तार नहीं, सॉरी, इसकी कैटालिटिकल पावर को बढ़ाता है, ठीक है। इट हैज नथिंग टू डू विद डायरेक्ट विथ द रेट ऑफ रिएक्शन, कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करता। ये कैटलिस्ट के कैटालिटिकल पावर को बढ़ा के रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। हैव यू गॉट द पॉइंट बेटा?
हैव यू गॉट द पॉइंट? ओके, क्लियर? ओके, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद ये है कि a substance which decrease మొక్కలను కిలాసం మీ వినండి इनारिंग ने वठो हेॾे उनखे वठिणो आहे पर सेटिंग थिए पोइ वठो फिलहाल होॾे वठ अॼोको होॾे वठ सुभाणे पोइ हिते कंबाइन करो सबस्टेंस विच डिक्रीज or even destroys catalytical ability of a catalyst. Catalytical ability of a catalyst is called a catalytical poison. Is called a catalytical poison. तो हमने देखा कि ऐसा सब्सटेंस, अब एंजाइम की बात करें तो क्या टर्म यूज करेंगे? ये जो कैटालिटिकल पॉइजन है अगर एंजाइम्स पे ले जाएं तो क्या टर्म यूज करेंगे बेटा? इनिबिशन, याद है? इनिबिटर्स, ठीक है। फिर कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, ठीक है। तो यहां पे क्या चीज है कि ऐसा सब्सटेंस जो कैटालिस्ट की कैटालिटिकल पावर को डिक्रीज करे या इवन डिस्ट्रॉय कर दे, या डिक्रीज करे, रिड्यूस करे या डिस्ट्रॉय कर दे, कैटलिस्ट फर्दर कैटलिस्ट वाला काम ना कर सके, ठीक है। तो इस सब्सटेंस को हम कहते हैं कैटालिटिकल पॉइजन। इसका सिंपल एग्जांपल एक, तो अगर आप इथाइन की हाइड्रोजनेशन करके, ठीक है, आपने हाइड्रोजनेशन निकल कैटलिस्ट से की, आपने लिंडलॉर कैटलिस्ट से की, बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर यहां से करेंगे तो ये इथीन बनाएगा, ठीक है, और इथीन फर्दर हाइड्रोजनेट होके निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में इथेन बनाएगा। तो ये रिएक्शन डायरेक्टली यहां पे जाके स्टॉप होगा, ये रिएक्शन जाके यहां पे स्टॉप होगा। पर अगर आप पैलेडियम कैटलिस्ट यूज करते हो, बेरियम सल्फेट सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट, क्विनोलिन क्या है? पॉइजन है। तो क्विनोलिन क्या करेगा? जैसे ही पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगी, जैसे ही 1 मोल हाइड्रोजन ऐड होगा, इथीन बनेगा, ठीक है। नो रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। अब कैटलिस्ट भी मौजूद है मिक्सचर में, हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो क्या हुआ आखिर ऐसा कि रिएक्शन आगे नहीं बढ़ा? यहाँ पे तो रिएक्शन आगे गया निकल की मौजूदगी में। तो यहाँ पे क्या हुआ है? क्विनोलिन ने क्या किया कि कैटलिस्ट के कैटालिटिक पावर को, लेड के कैटालिटिकल पावर को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो वो फर्दर कैटलाइज नहीं कर सकता रिएक्शन को, पार्शियली हाइड्रोजनेट करेगा। ये बात समझ आ गई बेटा? क्लियर है? तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक थे कैटलिस्ट के। थोड़ी मिकदार में चाहिए, ठीक है, फिजिकल चेंज आ सकती है, केमिकल चेंज नहीं आएगी, अमाउंट सेम मिलेगी, ठीक है। और कैटलिस्ट अगर कोई रिएक्शन थर्मोडायनामिकली पॉसिबल नहीं है तो कैटलिस्ट को इनिशिएट नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कैटलिस्ट की। टाइप ऑफ कैटलिस्ट, तो टाइप ऑफ कैटलिस्ट की बात करें तो पहला नंबर जो होता है वो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। फिर आता है नेगेटिव कैटलिस्ट, फिर आता है ऑटो कैटलिस्ट, इन द लास्ट आता है आपका बायो कैटलिस्ट, जिसको आप एंजाइम कहते हैं, बायो कैटलिस्ट, ठीक है। इन सबको अगर दूसरी क्लासिफिकेशन दें तो ये होमोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं। हाँ, रखिए, ये होमोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं, ठीक। ये हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, देखना कैसे है कि होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस है? ये हम अंदाजा लगाएंगे किस चीज से कि रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट
आर इन सेम फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कि अगर रिएक्टेंट भी गैस है, कैटलिस्ट भी गैस है, तो होमोजीनियस होगा। रिएक्टेंट क्या है आपका, मान लें कि ये चीज है आपके पास भाई, है कांटेक्ट प्रोसेस में ये होता है V2O5, V2O5 सॉलिड है, ये गैस, ये गैस के बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस। तो ये होमोजीनियस कैटलिस्ट हुआ या हेट्रोजीनियस हुआ? होमोजीनियस हुआ कि हेट्रोजीनियस हुआ? होमोजीनियस हुआ कि हेट्रोजीनियस हुआ? गैस और सॉलिड होमो कैसे हुआ? बेवकूफो, आपके रिएक्टेंट गैस है, प्रोडक्ट सॉलिड है, तो होमो कैसे हुआ? हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट क्या होगी? चेंज होगी। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट क्या होगी? याद है आपसे, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? चेंज होगी। फिजिकल स्टेट क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब बायोकैटलिस्ट क्या होता है? बायोकैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। बायोकैटलिस्ट को क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। व्हाट आर एंजाइम्स? व्हाट आर एंजाइम्स? अ सबस्टेंस which alter the rate of biochemical reaction। अब बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होगा? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन विच अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो तकरीबन जिंदा चीजों में, प्लांट्स और एनिमल्स में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, उन सबको कोई ना कोई एंजाइम क्या करती है? कैटालाइज करती है। उन सबको क्या करती है? कोई ना कोई एंजाइम कैटालाइज करती है। इवन जो एंजाइम की खुद की सिंथेसिस होती है, उसको भी दूसरी एंजाइम्स क्या करती हैं? कैटालाइज करती है। तो अगर कोई प्लांट्स और एनिमल्स में रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम एंजाइम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, हम क्या यूज करते हैं? एंजाइम यूज करते हैं। तो अब हम नेगेटिव ऑटो और पॉजिटिव नेगेटिव ऑटो पे आते हैं कि ये क्या चीज होती है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा? तो नंबर 1 है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट डेफिनेशन इसकी सिंपल है कि ए कैटलिस्ट विच increase the rate of reaction by decreasing activation energy, ठीक है। तो ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करे? डिक्रीज करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या? पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। अब ये क्या करेगा कि एक रिएक्शन को एक नया पाथवे देगा। यानी अगर ये रिएक्शन जो है, ये अगर उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, नो कैटलिस्ट, हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया, ठीक है, तो रिएक्टेंट ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है और उसको इतना लंबा पहाड़ ऊपर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो ये जो हिल है ये छोटा हो जाना चाहिए या बड़ा हो जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? हिल को क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, बड़ा? सिमिलर हो जाएगा। तो अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो तो यही रिएक्शन, इस रिएक्शन का पाथवे चेंज हो जाएगा, यानी इट चेंज और इंट्रोड्यूस अ न्यू पाथवे of lower activation energy for the given reaction, तो ये क्या करेगा? ये जो है आपका एक नया पाथवे इंट्रोड्यूस कराएगा, नया पाथवे जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ये जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये ग्रीन वाली और रेड वाली में फर्क क्या है कि ग्रीन वाली लो है, तो इसने क्या किया कि एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई आपको? पॉजिटिव कैटलिस्ट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। आ गई? नहीं, चेंज हो जाएगा, मैक्स चेंज हो जाएगी एंथैल्पी, क्योंकि अब आप एंथैल्पी लेंगे, डिफरेंस जो लेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का यहां से लेंगे, विदाउट कैटलिस्ट आप यहां से लेंगे, फर्क होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? दूसरी चीज है नेगेटिव कैटलिस्ट।
नाउ व्हाट इज नेगेटिव कैटलिस्ट? नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेफिनेशन क्या है कि a catalyst which decrease the rate of reaction, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा नॉट बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम क्या करते हैं कि पर्सनलाइज होके एकदम एंजाइटी पे आके इसको बेस बना के हम बताने की कोशिश करते हैं कि ये कैटलिस्ट क्या करेगा। पड़ोसियां बाबा हवा चुके बन हो। तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा, रखिए कि थोड़ा अच्छे कर। तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, पर ये एक्टिवेशन को बढ़ाएगा नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएगा नहीं, जैसे इस तरह यहां पे हो रहा था। ये क्या करेगा कि ये रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा। अब ए मान लें कि रिएक्टेंट है, बी कैटलिस्ट है, सी प्रोडक्ट है, ठीक है। ए रिएक्टेंट है, इसको नए पेज पे आते हैं कि भाई ए रिएक्टेंट है, उसके बाद आपकी जो है क्या कहते हैं, या 2A कर ले, बी प्रोडक्ट है, ठीक है, सी कैटलिस्ट है। अब रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू ए। इस तरह से लिखें, आपकी मर्जी है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है। रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट जो है ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ए इंटू ए डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये क्या करेगा कैटलिस्ट, ठीक है। अब ए इंटू सी इज इक्वल टू क्या बन गया, सी ए। ये एक साइड प्रोडक्ट बन गई, क्या बन गया, एक साइड प्रोडक्ट बन गया। तो इस साइड प्रोडक्ट में बताएं कि ए की कंसंट्रेशन जो कि किस में कन्वर्ट होनी थी, सी में, तो कुछ मॉलिक्यूल किस में चले गए, साइड प्रोडक्ट में। तो ए की कंसंट्रेशन साइड प्रोडक्ट बनाते हुए सी के साथ जुड़ गई, कैटलिस्ट के साथ जुड़ गई और साइड प्रोडक्ट बनी। तो जो सी बन रहा था उसकी रफ्तार, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन कुछ इसमें यूटिलाइज हो गई, तो सी बनने की रफ्तार नेगेटिव कैटलिस्ट के साथ इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी कि डिक्रीज हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है कि किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके साइड प्रोडक्ट बनाता है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी बाय प्रोडक्ट में, साइड प्रोडक्ट में, टुवर्ड्स मेन प्रोडक्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी कंसंट्रेशन, तो रेट क्या होता जाएगा, कम होता। क्लियर है बेटा? आखिरी कैटलिस्ट रह गया आपका ऑटो कैटलिस्ट। क्या होता है? नंबर 3, ऑटो कैटलिस्ट, a reaction in which one of the product, अब एक एग्जांपल देंगे, अगर एक एग्जांपल देखें हम तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें अगर आप मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज करते हो तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, अगर आप इसमें ग्लाइसरीन यूज करते हो तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, ठीक है। और बनेगा क्या, वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट है, रेट को बढ़ाएगा। ग्लाइसरीन जो है वो नेगेटिव कैटलिस्ट है, ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट है। और ये जो आपको बुक में चार्ट दिया हुआ कैटलिस्ट का, ये सारे क्वेश्चंस एंट्री में आ चुके हैं। तो इसलिए इस टेबल को काइंडली याद कर लेना कि इसका पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन है, इसका नेगेटिव कैटलिस्ट कौन है, ये आपको खुद से करना है। तो ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हम कैटलिस्ट यूज ना करें। बुक में एक डिफिकल्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें मैंगनीज को ऑटो कैटलिस्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। भाई हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर से क्या बनेगा, कौन बताएगा? एसिड प्लस अल्कोहल बनेगा, एसिड प्लस अल्कोहल बनेगा, यानी आपके पास क्या बनेगा, एसिड प्लस अल्कोहल। अब ये जो रिएक्शन है ये एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है। अगर हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया, तो क्या प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड बन रहा है? तो क्या एसिटिक एसिड हाइड्रोजन आयन फर्निश कर सकता है? तो जैसे ही प्रोडक्ट बनेगी, यानी शुरू में रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। शुरू में नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली रिएक्शन शुरू में फास्ट होता है, फिर ग्रेजुअली क्या होता है, स्लो होता है।
तो ये रिएक्शन क्या होगा, पहले स्लो होगा, जैसे ही प्रोडक्ट बनेगी तो प्रोडक्ट कैटलिस्ट का काम करेगी, फिर रिएक्शन तेज हो जाएगा, फिर ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी इसका रेट जो है पहले स्लो होगा, फिर और तेज हो जाएगा, फिर ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यानी पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा स्लो, उसके बाद ऑटो कैटलिस्ट बना तो तेज हो गया, उसके बाद ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें जो एक प्रोडक्ट बन रही है वो प्रोडक्ट एज अ कैटलिस्ट काम करे, वो प्रोडक्ट एज अ कैटलिस्ट काम करे, हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एसिटिक एसिड जो है ये ऑटो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये खुद ब खुद कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो इस टाइप के कैटलिस्ट को हम ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं, इस टाइप के कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। क्या बात आपको समझ आ गई बेटा कि रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड is acting as catalyst, so this self generated catalyst is called auto catalyst. So this is all about the first year chemistry for batch 1. तो आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आज बिल्कुल 100% पूरी हुई। तो शाम को हम देखते हैं, आज से या कल से आपका शेड्यूल रखते हैं। तो मॉर्निंग में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, सर शबीर आपको पढ़ाएंगे, इवनिंग में मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, चलें सर अयाज आ गए हैं तो वो शुरू करते हैं। आप इधर ही बैठे बैठे चाय शाय पिए। क्लास हटी हो दाखिला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? कल मॉक टेस्ट होगी? हाँ होगी होगी। हाँ आज ठीक है, आज गला बोल रहा है, अच्छे से आवाज निकल रही है। मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस की कोई नीड नहीं है, मैं इन्हीं क्लासेस में आपका जो सिलेबस है 10 या 11-12 डेट तक कंप्लीट करूंगा। 12 अगस्त इंशाल्लाह मेरा टारगेट है। और डबल क्लासेस इतनी ज्यादा सही नहीं है, चलिए तो केमिस्ट्री और फिजिक्स की चला लेंगे। वो राजेश साहब ने बना लिया है सेटअप एक्स्ट्रा क्लासेस का, वो बनाएंगे।